जय हिंद बच्चों, फिर से एक बार केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए राउल्ट के नियम को हमने पढ़ा था, जिसमें क्या था, चूँकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ का विलयन था तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन में केवल विलायक का वाष्प दाब बनता है, जाके विलेय का वाष्प दाब नहीं होता है। तो उसमें केवल अगर हम विलायक के वाष्प दाब को P1 मान लें, क्या मान लें, P1, तो विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो विलायक के मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक, अगर इसको शुद्ध अवस्था में लेके जाएंगे तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। यहाँ पे ये हमें क्लियर हो रहा है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए अंश जो विलयन का आंशिक वाष्प दाब होता है राउल्ट के नियम के अनुसार वो उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसमें उपस्थित विलायक के कणों के मूल अंश के बराबर होता है। यहाँ तक हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले थे अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो आज हम लोग जो है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने वाले थे। अणुसंख्य गुणधर्म जैसे नाम से ही परिलक्षित हो रहा है कि विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी विलयन में विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। वो उनकी रासायनिक प्रकृति पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहली अगर बात करी जाए अणुसंख्य गुणधर्म की, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले ये हमें पता लगना चाहिए कि वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। तो देखिए, जैसे ये सपोज करिए ये आपका शुद्ध विलायक है, ठीक, इसका जो वाष्प दाब होगा वो मान लीजिए P10 है या P0 है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 होता है शुद्ध अवस्था में। इसका जो वाष्प दाब होगा, जो इसके कण वाष्पित हो रहे होंगे वो बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद यहाँ इस पर क्या लगाएंगे, आके दाब लगाएंगे आके, जिसको हम लोग इसका वाष्प दाब कहेंगे। जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ ऐड कर दिया जाता है, मान लीजिए हम NaCl इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो इसमें जो विलायक के कण थे उनके साथ साथ NaCl के कण भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, अब NaCl कैसे हैं, अवाष्पशील है, यानी NaCl का तो वाष्पन होता नहीं है, राइट। जब NaCl का वाष्पन होता नहीं है तो वाष्पन किसका होगा, केवल जिस द्रव में इन्हें घोला गया है उसका वाष्पन होगा। ठीक है, तो जब उसका वाष्पन होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये खुद तो वाष्पित होंगे नहीं, ये इनका वाष्पन तो होगा नहीं, इनका केवल वाष्पन होगा, किनका, विलायक के कणों का वाष्पन होगा, केवल विलेय के कणों का वाष्पन नहीं होगा। लेकिन ये क्या करेंगे, सतह पे उतनी जगह को घेर लेंगे। सतह पर पहले अगर देखते थे तो केवल विलायक के कण होते थे, यहाँ पर होते थे कि नहीं होते थे, तो सारे के सारी सतह काहे के लिए, उनको उड़ने के लिए मिल जाती थी। लेकिन यहाँ पर NaCl के आ जाने से विलायक के कणों की संख्या सतह पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका वाष्प दाब उतनी ज़्यादा वाष्पें नहीं बन पाती हैं, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। तो अब हमें ये बताओ, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में किसी में घोल दिया जाता है तो जो विलयन बनता है तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, उसका आंशिक वाष्प दाब होगा। उसका जितना हिस्सा, विलायक का जितना हिस्सा उसके ऊपर वाष्प दाब डाल रहा है वही तो उसका वाष्प दाब होगा, उसको हम क्या कहेंगे, आंशिक वाष्प दाब। अब हमें ये बताओ कि ज़्यादा कौन सा होगा, P1 ज़्यादा होगा या P1 नॉट ज़्यादा होगा। P1 नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर वाष्पन अधिक हो रहा है और यहाँ पर वाष्पन
कम हो रहा है। ठीक है, तो P1 नॉट माइनस P1, इसको हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और इस वाष्प दाब में होने वाली कमी को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब अगर सापेक्ष अवनमन की बात करी जाए तो इसी में हम काय का भाग लगा दें, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का, तो इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसकी डेफिनेशन अगर निकाली जाए तो क्या होगी जाके, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोले जाने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी आती है उसको तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन या आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राइट, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ठीक, जब राउल्ट का नियम हमने जब पिछले उसमें सॉल्व किया था, राउल्ट के नियम में कि अवाष्पशील विलेय युक्त द्रवों के लिए जो हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद निकला था P1 नॉट माइनस P1 बटे P1 इज इक्वल टू x2। ये हमने निकाला था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में ये ड्राइव किया था, आप जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम x2 बराबर क्या होगा जाके, x2 क्या है, विलेय का मूल अंश है, x2 विलेय का मूल अंश, विलेय का मूल अंश है N2 बटे N2 प्लस N1, विलेय के मूलों की संख्या बटे समस्त मूलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मूल अंश कहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यदि अगर N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, यदि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। मान लीजिए विलायक के मूल 1000 हैं और विलेय के मूल पॉइंट में हैं, तो उसकी तुलना में इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जाके N2 प्लस N1 इज इक्वेलेंट टू N1, ये चीज़ मानी जा सकती है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, यानी कि P10 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब चूंकि N बराबर क्या होता है, W अपॉन M, मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार, इसलिए P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 की जगह क्या आ जाएगा, W2 बटे M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये फार्मूला बना जाके इस पे कई सारे सवाल आगे आपको लगाने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को। ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई डाउट तो है नहीं। तो अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्वथनांक पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, और उबलने कब लगता है, जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव उबलने लगता है। तो जिस ताप पर वह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उसको क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। राइट, अब जैसे जैसे हम किसी जब भी हम किसी द्रव में अगर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएंगे तो होगा क्या, देखिए
जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि अवाष्पशील, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P1 नॉट, और जब इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P1। तो ये बताइए कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो होता क्या है, तो एक्चुअली में उसका वाष्प दाब पहले से घट जाता है। अब देखिए वाष्प दाब घट गया तो क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। वाष्प क्वथनांक है क्या, हमें द्रव को एटमॉस्फेरिक दाब तक लेके जाना है, यानी उसको गर्म करके हम एक वायुमंडल तक लेके जाएंगे। और एक वायुमंडल तक लेके जाने के लिए जो हमें ताप देना पड़ेगा, जितना टेम्परेचर हमारा पहुंचेगा जहां तक, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा। अब अगर वाष्प दाब घट गया तो हमारा क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी उसको हमें एक वायुमंडल तक ले जाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा ताप हमें उसमें देना पड़ेगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक वायुमंडल है, ये एक वायुमंडल की लाइन हमने खींच ली, यहाँ पर ये है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 नॉट, ये काय का हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है P1 नॉट, ये वायुमंडलीय दाब से कम है, तभी तो ये अभी उबल नहीं रहा है। अब इसको अगर हम एक वायुमंडलीय दाब तक लेके जाएं, यानी कि वाष्प दाब को अगर हम बढ़ाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक, तो मान लीजिए TB नॉट टेम्परेचर हमें देना पड़ा, कितना देना पड़ा, TB नॉट टेम्परेचर, यानी कि शुद्ध विलायक जिसका वाष्प दाब P1 0 है या P1 नॉट है, इसको हमें उबालने के लिए, यानी कि एक एटमॉस्फेयर इसका वाष्प दाब करने के लिए हमें TB नॉट टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ी। अब इस शुद्ध विलायक में अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल लें, तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्या होता है, क्वथनांक वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में यहाँ पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P1, ये काय का हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि इसको अगर उबालना है तो हमें कहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा, यानी कि इसको उबालने के लिए TB टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो टेम्परेचर कहाँ पर, यानी क्वथनांक कहाँ पर बढ़ गया, कहाँ पे ज़्यादा हमें ताप देना पड़ रहा है, विलयन को उबालने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है, शुद्ध विलायक में कम। तो अगर हम देखें तो क्वथनांक में इतना उन्नयन हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि अगर हम उसको डेल्टा T माने तो डेल्टा T इज इक्वल टू TB माइनस TB नॉट, राइट। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। पहले अगर वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता था तो अब वो ज़्यादा पे उबलेगा जाके, 80 से ऊपर उबलेगा जाके, राइट। इसको कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अब ये जो क्वथनांक का उन्नयन है ये काय पे डिपेंड करता है, ये भी एक अणु संख्य गुणधर्म है, और काय के ऊपर निर्भर करेगा, विलयन में उपस्थित विलेय की अणुओं की संख्या के ऊपर, राइट। और प्रयोगों द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, यानी कि डेल्टा T, वो समानुपाती होता है मूललता के, विलयन में उपस्थित विलयन की मूललता के समानुपाती होता है, या हम कह सकते हैं कि विलयन के मूलर सांद्रण के समानुपाती होता है। अगर समानुपात का चिन्ह हटाएं, यानी कि डेल्टा T बराबर KB इंटू M, जहाँ B क्या है, B है मूलल उन्नयन स्थिरांक। और मूललता के बारे में हम लोग जानते हैं, मूललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w1
बटे m1 इंटू W2 इंटू 1000। यहाँ पर W क्या है, W2 क्या है, विलायक का भार, W1 क्या है, विलेय का भार ग्राम में, और m1 क्या है, विलेय का अणुभार। तो ये वैल्यू अगर हम उठा के इसमें रख दें तो डेल्टा T बराबर आ जाएगा KB इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M1 इंटू W2। ये फार्मूला हो गया, इस पे भी आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जाके। ठीक है, अब अगर W1 बटे M1 बराबर क्या कर दिया जाए, 1 मोल कर दिया जाए, ठीक है, और W2 बराबर 1000 ग्राम कर दिया जाए, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे 1 और इसकी वैल्यू रख देंगे 1000। तो जब इसकी 1000 रख देंगे तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी जाके डेल्टा T इज इक्वल टू KB। इसका मतलब क्या हुआ जाके, इसका मतलब ये हुआ जाके कि क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है कब, जब विलायक का भार 1 किलोग्राम हो और उसमें 1 मोल विलेय के घोले जाएं। यानी किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसको हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक KB कहते हैं। राइट, इसका अगर हम मात्रक निकालें जाके तो क्या होगा जाके, केल्विन इंटू मोल की पावर -1 इंटू किलोग्राम। राइट, ये चीज़ समझ में आई। अगला आपका अणुसंघ गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक में अवनमन क्या होता है, उससे पहले हमें जानना है कि हिमांक क्या होता है। हिमांक देखिए, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो वह जमने लगता है। जिस ताप पर अगर किसी को हम टेम्परेचर कम करना चालू कर दें तो क्या होगा, उसका जो वाष्प दाब है जब वो ठोस अवस्था की वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, जिस बिंदु पर जाकर उसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, उस ताप को हम हिमांक कहते हैं। ठीक है, वैसे तो डेफिनेशन ये हुई जाके कि जिस ताप पर कोई द्रव जमने लगता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसको हिमांक कहते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करें जाके तो उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब होगा, तो ठोस अवस्था का वाष्प दाब जब उसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है जिस ताप पर, उस ताप को उसका क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक और लाइन ड्रा करी, ये क्या है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब। देखिए यहाँ पर ये था एक वायुमंडलीय वाष्प दाब। जब हम क्वथनांक का उन्नयन निकालते थे, समझने की कोशिश करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब हमने क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा था तो हमने वाष्प दाब को कहाँ रखा था जाके, एक वायुमंडलीय दाब पर। तो यहाँ पर हमने एक लाइन खींच ली है, ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ये काहे का है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। अब देखिए, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P1 है और विलयन में जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया जाके P1। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब इसको जब हमें नीचे करना है तो ये काहे का, यहाँ पर जब नीचे लेके आएंगे तो ज़्यादा नीचे तक लेके आना पड़ेगा। तो ये काहे का है, शुद्ध विलायक का हिमांक। इसको हम क्या मान सकते हैं, TF0। ठीक है, और जब विलयन में जब टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा जाके TF। ये चीज़ समझ में आ रही। अब यहाँ से दिख रहा होगा किसकी वैल्यू ज़्यादा है, TF0 की वैल्यू ज़्यादा है। यानी कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से क्या होगा,
कि यहाँ पर अगर हम देखें तो शुद्ध विलायक का जो तापमान है, जमने का जो टेम्परेचर है, उसकी तुलना में कम टेम्परेचर चाहिए हमें विलयन में। तो शुद्ध विलयन का हिमांक क्या होता है, घट जाता है कंपेरिजन टू विलयन में विलायक का जो हिमांक है, विलयन का हिमांक जो है घट जाता है शुद्ध विलायक की तुलना में। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर TB इज ग्रेटर देन TB नॉट, यानी कि विलयन का जो क्वथनांक था वो विलायक के क्वथनांक से अधिक था, और यहाँ पर देखें तो ठीक उल्टा हो जा रहा है, विलायक का हिमांक ज़्यादा हो जाएगा विलयन के हिमांक से। यहाँ के ठीक उल्टा हो गया जाके। यहाँ पे अगर निकालें हिमांक में अवनन कितना होगा जाके, तो TF बराबर डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। ये चीज़ समझ में आई? वहाँ पर क्या था, डेल्टा T बराबर TB माइनस TB नॉट था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF। ठीक है, इसमें भी जैसे ये भी अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इसमें भी हिमांक का जो अवनमन होगा वो काहे के समानुपाती होगा, मोलर सांद्रण के समानुपाती होगा, यानी कि मोललता के समानुपाती होगा। यानी कि डेल्टा TF बराबर डेल्टा TF समानुपाती M। तो डेल्टा TF बराबर इसमें क्या हो जाएगा, KF इंटू M। बिल्कुल सेम उसी की तरीके से है, M की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 बटे W2। जहाँ पर वही बात आ गई, W1 अपॉन M1 ये विलेय के मूल हो गए, ये विलायक का भार हो गया जाके। सेम वही बात, यदि W2 बराबर 1000 ग्राम एंड W1 अपॉन M1 बराबर 1 मोल, तो डेल्टा TF बराबर KF हो जाएगा जाके। यानी कि किसी द्रव में विलेय के किसी द्रव के 1000 ग्राम में विलेय के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है वो उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, मोलल अवनमन स्थिरांक। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, एक दो चीज़ें और रह गई हैं, एक तो क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ और हिमांक में अवनमन का ग्राफ। 5 मिनट लगेंगे, अभी समझते हैं। दोनों को साइमल्टेनियसली समझ लेते हैं। देखिए, हम 2 ग्राफ आपके सामने बना रहे हैं। ये है क्वथनांक का उन्नयन और इधर है ये क्वथनांक का अवनमन। इधर है आपका हिमांक में अवनमन, राइट। ठीक है, तो इस पे 2 एक्सेस ले रहे हैं। एक एक्स पे हम क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर केल्विन में, और इधर क्या ले रहे हैं हम, वेपर प्रेशर। ठीक सेम ऐसे ही वेपर प्रेशर यहाँ पर है और टेम्परेचर इस एक्स पे ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम प्लॉट कर रहे हैं, ये मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर है, एक वायुमंडल की लाइन ये है आपकी, ठीक है, और ये है आपके शुद्ध विलायक का कर्व। ये क्या है, तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है
वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और एक स्थिति जब आएगी कि एक टेम्परेचर पर जाकर ये टच कर लेगा एक वायुमंडल को, कर लेगा जाके। तो ये जो टेम्परेचर है वो कितना होगा जाके आपका TB0। इस ताप पर ये शुद्ध विलायक आपका उबलने लगेगा। अब जब इसमें हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तो सीधी सी बात है, उसका वाष्प दाब कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। तो घट जाएगा तो फिर यहाँ से जब धीरे धीरे जाके यहाँ पर वो होगा जाके, ठीक। तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तब वो एक वायुमंडल पर पहुँच पाएगा, यानी उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए वो कहाँ पहुँचा जाके, TB पर। तो ये जो क्वथनांक में वृद्धि हुई इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा TB, राइट। ग्राफ से समझ में आया। अब इसके ग्राफ को कैसे समझेंगे, देखिए जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, ठीक है, हिमांक में कमी आ जाती है। हिमांक क्या होता है, वह ताप होता है जिस ताप पर उसकी ठोस प्रावस्था और उसकी द्रव प्रावस्था के बीच में साम्य होता है, यानी जिस बिंदु पर ठोस और द्रव आपस में मिल रहे होंगे, यानी कि द्रव का जब वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो वह द्रव जम जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं, ये देखिए, ये है ठोस प्रावस्था का ग्राफ, ये ठोस प्रावस्था का ग्राफ है, ठीक है, हैं। और यहाँ पर ये जो है विलायक का ग्राफ है, ये शुद्ध विलायक यहाँ पर द्रव अवस्था में था। अब जैसे जैसे इसका वाष्प दाब गिरेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इधर की तरफ चलेगा, यानी कि टेम्परेचर कम होगा, वाष्प दाब गिरेगा, और जब वो वाष्प दाब कहाँ पहुँच जाएगा, ये ठोस अवस्था है, इस बिंदु पर पहुँच जाएगा जहाँ पर वो ठोस अवस्था में बदलने लगेगा। तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TF0। बताओ, इसी टेम्परेचर पे तो बदलेगा जाके, हैं। अब देखिए इस ग्राफ को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। ये ठोस अवस्था का कर्व है। अब जब हमने उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी कि उसका हिमांक भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए वाष्प दाब यहाँ तक हो गया, इतना कम हो गया, तो अब ये यहाँ से चलेगा ऐसे, तो अभी ये जमना तो चालू हुआ नहीं, जमेगा तब जब इस कर्व के पॉइंट पे कहीं पर पहुँचेगा जाके, यहीं पे तो जमना चालू होगा जाके। जब ठोस अवस्था के बराबर उसका हो जाएगा वाष्प दाब, तभी तो जमना चालू होगा। तो ये वाला काहे का है, विलयन का, ठीक। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, TF। अब हमें ये बताओ, इधर की तरफ टेम्परेचर घट रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टेम्परेचर घट रहा है, तो कौन ज़्यादा होगा, TF0 ज़्यादा होगा कि TF ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस ग्राफ से साबित हो रहा है कि अगर हम कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलायक में मिला दें तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। और कितनी कमी आएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। बताइए इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। इस चित्र से और इन दो ग्राफ से क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो शब्दों को अगर सही से समझ के और पकड़ के रखोगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अगर अभी यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर एक वायुमंडल की तरफ ले गए थे और यहाँ कहाँ तक ले गए हैं,
जहाँ पर ठोस अवस्था का वाष्प दाब है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर हिमांक में कमी हो जाएगी। मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक। मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। तो यहाँ पे आज इसको फिनिश करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक, अगला आपका परासरण दाब पढ़ेंगे। कल के टॉपिक में परासरण दाब पढ़ते हैं और फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स उनके लगाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं इसी समय।